आज की बहस में चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। इसमें भी 3 खबरें हैं, 2 खबर अच्छी और एक थोड़ी न्यूट्रल है। पहली अच्छी खबर यह है कि न्याय की जीत हुई है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर को 8 वोटों की धांधली का दोषी पाते हुए नतीजे पलट दिए हैं। आम आदमी पार्टी बाजी जीत गई है, उसका हराया गया कैंडिडेट मेयर बन गया है, पार्टी जश्न मना रही है। दूसरी अच्छी खबर है कि देश में लोकतंत्र को फिर से जिंदा होने का सर्टिफिकेट मिल गया है। कुछ दिनों से देश की न्यायपालिका में जो आस्था डगमगा रही थी वो फिर जागृत हो गई है। कई विपक्षी नेताओं ने आज ट्वीट करके ये भी कह दिया कि संविधान और न्यायपालिका दोनों स्टेबल है, दोनों वर्किंग मोड में है। तीसरी खबर हो सकता है ईवीएम से फटाफट होने वाले चुनाव को एक बार फिर रबर बैंड की तरह खींचकर वापस बैलेट पेपर तक ले जाने की मुहिम से जुड़ी है और ये मुहिम और तेज हो गई है। सुप्रीम फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने संकेत दिए हैं कि ईवीएम विरोध का सीजन आ गया है। उन्होंने सवाल उठाए कि 24 के चुनाव में 370 सीटों के दावे के पीछे ईवीएम से वोटों की चोरी का ही कॉन्फिडेंस तो नहीं है। इंडिया अलायंस में यह भी कहा कि बीजेपी को हराने के लिए एक हो जाएं और आज के फैसले पर बीजेपी ने भी बयान दिया है, फैसले को शिरोधार्य किया है। फिर विपक्ष से पूछा है कि अब तो नहीं कहेंगे कि देश में लोकतंत्र, न्यायतंत्र और संविधान सबके सब खतरे में है और इससे पहले जहां जहां कह चुके हैं क्या उस पर माफी मांगेंगे? अरे अंका ठीक नहीं लगा। अभी कुछ दिन के बाद देश का बड़ा चुनाव होने वाला है, उसमें 90 करोड़ वोट हैं। अगर ये 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड़ वोटों में ये कितने वोटों की चोरी करेंगे? सुनते तो थे कि बीजेपी वाले गड़बड़ करते हैं, सुनते तो थे कि बीजेपी वाले बदमाशी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं, पर कभी कभी मन कर सबूत नहीं था, निकल के नहीं आता था। आज कैमरे के सामने सबूत आ गए, रंगे हाथों पकड़े गए हैं बीजेपी वाले। आज जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं 370 सीट आएंगी, 370 सीट आएंगी, एक तरह से देश के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग। अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? इससे ये भी साफ है ये लोग चुनाव जीतते नहीं है, ये लोग चुनाव चोरी करते हैं। सेम इसी तरीके का काम 2020 में हुआ था। हम लोग सरकार बना लिए थे, ऐसे ही 10 से 15 सीटें हम लोगों को बैलेट से हराने का काम किया गया। And I'm surprised how the election in Chandigarh were conducted and it took the Supreme Court to intervene and set the record straight. I think it should be an example for future functioning of the EC. ठीक है, तो इसी पर बहस करेंगे। कुलदीप कुमार जी आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं और प्रोफेसर संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ हैं। बीजेपी इस डिबेट में नहीं है क्योंकि शाम को 5 बजे की डिबेट में उसकी ओर से उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पक्ष रखा। आप भी सुन सकते हैं। देखिए, जो कोर्ट का निर्णय आया है वो शिरोधार्य है। इलेक्टोरल बॉन्ड का निर्णय सरकार के अगेंस्ट में रहा, चंडीगढ़ का निर्णय सरकार के अगेंस्ट में। और एक और निर्णय बोल देता हूं दीपक जी, राहुल गांधी की सदस्यता भी कोर्ट ने बहाल कर दी। अब मैं रोहन गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं, माफी मांगेंगे राहुल गांधी विदेश में जाके कहने के लिए कि डेमोक्रेसी हैज फिनिश्ड इन इंडिया, ऑल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन डिमोलिश्ड? और उनसे प्रिसाइजली पूछा गया, साफ साफ पूछा गया, क्या कोर्ट के बारे में भी कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा हां मैं कह रहा हूं, न्यायालय भी वो है। और न्यायालय को लेकर कितने कितने मुद्दे इन लोगों ने बनाए, बताइए साहब। अगर 4 निर्णय आपके पक्ष में आ जाए तो लोकतंत्र की जीत है, और 4 निर्णय आपके खिलाफ आ जाए तो लोकतंत्र की हत्या है। एंड ऑल इंस्टीट्यूशंस, और विदेश में जाकर अपमानित किया। हम विनम्रता से कहते हैं, हम निर्णय को स्वीकार करते हैं। मैं कांग्रेस अपेक्षा करूंगा आज देश से माफी मांगे कि दुनिया भर के में जाकर देश को बेइज्जत किया, यह कहने के लिए कि डेमोक्रेसी समाप्त हो गई है, सारे इंस्टीट्यूशन समाप्त हो गए हैं, और न्यायालय की भी अवमानना की। ठीक है, सीधे कुलदीप कुमार, सीधे आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप कुमार जी के पास चलते। कुलदीप कुमार जी, आज लोकतंत्र बच गया? देखिए दीपक भाई,
लोकतंत्र तो आज पूरे देश ने ये देख लिया, पूरे देश के सामने भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश हो गया कि सबको पता था कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों में वोट की धांधली करती है, गुंडागर्दी के दम पे किस प्रकार से वोट की चोरी की जाती है। लेकिन आज इस देश में ये स्पष्ट हो गया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने, जहां हमारे पास 20 वोट थे, भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 16 वोट थे, कैसे 16 वोट वाली पार्टी को उनके रिटर्निंग ऑफिसर ने 8 वोट इंडिया गठबंधन कैंसिल करके उसको जिताने का काम किया। आप सोचिए, हम बोलते रहते, आप सुनते रहते, आपके चैनल में बात चलती, लेकिन अगर वो कैमरा नहीं होता जिस कैमरे में इनकी चोरी पकड़ी गई है, तो देश के सामने इनका पर्दाफाश नहीं होता। सबसे पहले तो मैं सर्वोच्च न्यायालय का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की चोरी को पकड़ने का काम किया। और अनिल मसीह जैसे लोग तो मात्र एक प्यादा है, उनके पीछे जो लोग हैं वो सोचिए, अगर चंडीगढ़ के छोटे से एक चुनाव में, एक छोटा सा मेयर का चुनाव, चंडीगढ़ का 36 सीटें, वहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी इस हद तक जा सकती है, तो सोचिए देश के लोकसभा के चुनाव के अंदर ये किस हद तक जाने वाले लोग हैं, ये किस हद तक गिरने वाले लोग हैं। ये अपने सत्ता पाने के लिए ये इस देश के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को तार-तार कर सकते हैं, देश के लोकतंत्र को तार-तार कर सकते हैं, बस इनको सत्ता चाहिए। ये सत्ता के भूखे लोग हैं और देश ने देख लिया कि जो हम कहते थे कि ये वोट की चोरी करते हैं, ये सच में वोट के चोर निकले। लेकिन आज इस देश के लिए, इस देश के डेमोक्रेसी के लिए, इस भारत के संविधान के लिए ये बहुत आज ऐतिहासिक दिन है कि आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये बात की तस्दीक करता है कि भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोर पार्टी है और वो वोट चोरी करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं। वोटिंग की चोरी करती है संगीत रागी जी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, सबसे पहली बात तो कि ये निचले स्तर पर किसी कार्यकर्ता या कहीं पर किसी ने भारतीय जनता पार्टी का इसमें हस्तक्षेप है, ऐसा कहीं से प्रमाण नहीं आया, कोर्ट में भी नहीं आया है। यह एक पीठासीन अधिकारी का ये फैसला था। उसने यदि घपला किया हो, किस कारण से किया, कैसे किया, वो तो वही बता सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। आपने ये भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी जाकर इस चीज़ का बचाव नहीं किया, न तो वहाँ के किसी आप पॉलिटिकल भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता का आपने बयान सुना होगा, किसी भी रिस्पॉन्सिबल सांसद या मंत्री का आपने बयान सुना होगा, न हरियाणा से, न पंजाब से, न चंडीगढ़ से किसी ने भी इसके पक्ष में बात की हो, ऐसा मुझे नहीं दिखता है। जिस दिन ये खबर आई है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने इस पर टिप्पणी नहीं किया है, एक बात। दूसरी बात, ये बात और ये इस बात की ओर इशारा करता है कि बहुत अच्छी बात है कि बैलेट पेपर से जो चुनाव की बात की जा रही थी उसे नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बैलेट पेपर से धांधली का मतलब बनता है। बैलेट पेपर से जो ये सब करते थे, विपक्ष लोग कहते थे वो कि बैलेट पेपर आ जाना चाहिए, ये फिर से प्रमाणित करता है कि बैलेट पेपर नहीं होना चाहिए, ईवीएम ही ठीक है। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जिस कोर्ट की आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राष्ट्रीय चैनल पर प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हें ये भी प्रशंसा करनी चाहिए कि उनके बड़े बड़े मंत्री जो हैं दिल्ली सरकार के जेल में हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, वो जेल में हैं, संजय सिंह जेल में हैं, बहुत सारे लोग इनके जेल में हैं, और अरविंद केजरीवाल भी जो हैं वो जेल जाने की कगार पर आकर के खड़े हैं। वो समन से, बस 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, वो समन से भाग रहे हैं। एक और बात, नैतिकता की बात आम आदमी पार्टी नहीं करे तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि जिस पार्टी के खिलाफ वो चुनाव लड़ी थी वहाँ भी तो गठबंधन करके ही वो आई, ये पोस्ट पोल गठबंधन था, लेकिन गठबंधन। और एक बात, जिसका मुख्यमंत्री शीश महल में रहता हो, 16 लाख के कमोड पर और 18 लाख के पर्दे को अपने एक एक पर्दे पर करता हो, वो नैतिकता की विवाही करे तो ऐसा ही लगता है कोई डेविल इज स्पीकिंग अबाउट द स्क्रिप्चर्स, कोई दुष्ट आत्मा जो है वो कोई बहुत वेदोत्पात की बात करे, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। कम से कम आम आदमी पार्टी आज के दिन में राष्ट्रीय राजनीति में उसी पनाले के और गर्त में जा चुकी है जहां अन्य पार्टियां जो हैं, विपक्षी पार्टियां, जिनके खिलाफ वो गाली देती थी। देखिए, अगर आज भाजपा का ऑफिशियल प्रवक्ता तो आपकी डिबेट पे आया नहीं है,
सारे डिबेट से भागे हुए हैं, क्योंकि उनका आज सुप्रीम कोर्ट में उनका आज मुंह काला हो गया है। जो थप्पड़ सुप्रीम कोर्ट ने मुंह पे मारा है वो इतना जोरदार मारा है, अगर इनकी जगह कोई और दूसरा होता तो डूब के मर जाता चुल्लू भर पानी में। जिस तरह की हरकत इन्होंने इस देश की डेमोक्रेसी में करने का काम किया, इस देश के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने खुलेआम वोटों की चोरी की हो। आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणियां की है, उसके बाद भी ये बोल रहे हैं कि उसका लेना देना नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। वो भारतीय जनता पार्टी का चंडीगढ़ का माइनॉरिटी का अध्यक्ष है। और उसके बाद आप खेल देखिए ना कि जब आज पता था कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है तो रातों रात किस प्रकार से 3 पार्षदों को ज्वाइन कराया जाता है, मेयर इस्तीफा देते हैं। भाजपा की साजिश नहीं थी, लेकिन भाजपा की कोई साजिश नहीं थी, भाजपा की कोई प्लानिंग नहीं थी, भाजपा चुनाव भी नहीं लड़ रही थी वहां पे। अरे वाह, पूरा देश ने देख लिया, तुम लोग एक्सपोज हो चुके हो। अब सफाई देने से कुछ नहीं होगा, पूरे देश के सामने तुम एक्सपोज हो चुके हो कि किस प्रकार से तुम ईडी सीबीआई के दम पे इस देश में खरीद फरोख्त करते हो, कनपट्टी पे बंदूक लगाकर बयान लेते हो लोगों से, और कैसे खरीद फरोख्त करते हो, कैसे ज्वाइनिंग कराते हो। और जब हम कहते हैं कि ये हो रहा है तो कहते हैं सबूत लेके आओ। आज सबूत दिया ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट में सबूत दिया तो माने सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रकार से इस देश के संविधान को बचाने के लिए जो फैसला दिखाया है, आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन ये तो मात्र जो मसीह जैसे लोग हैं, ये तो मात्र दीपक जी, ये तो एक चेहरा है, इनके पीछे तो आका खड़े हुए हैं, इनके पीछे तो साहब खड़े हुए हैं, जो देश की डेमोक्रेसी को एक साथ कुचलते हुए जा रहे हैं, जो देश के संविधान को कुचलते हुए जा रहे हैं। और संगीत रागी जी तो वैसे भी भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं। 52 साल तक तिरंगा ना लगाने वाले लोग हैं ये लोग। 52 साल तक आजादी के बाद इन्होंने संघ के मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लगाया। ये वो लोग हैं जो भारत के संविधान को नहीं मानते, ये वो लोग हैं। ठीक है संगीत रागी जी, ये बात तो सही है ना, बीजेपी का फेस लॉस हुआ है। मोरालिटी की बात करने वाली पार्टी जो कहती थी पार्टी विद डिफरेंस, आज पकड़ी गई। देखिए, पहली बात तो कि मैं कोई संघ का प्रवक्ता नहीं हूँ यहाँ पे, और मैं संघ से मेरा जुड़ाव जरूर है, लेकिन संघ का मेरी बातें आधिकारिक संघ की बातें हों ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इस बात को मैं यहीं पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक दूसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर तमाचा हो, ये तो ऐसे ही कहा जाना चाहिए कि चोरी जो किया था, जो कुकर्म जो है वो बाकी इनकी पार्टियां, रेप जो है, इनके मंत्री जो हैं वो रेप में फंसे थे, तो कहे कि ये तो अरविंद केजरीवाल के मुंह पर तमाचा है, उन्होंने इस प्रकार का मंत्री बनाया इसलिए उनकी मिली भगत होगी, पता नहीं। इस ढंग का, इसको हम कहते हैं डिडक्टिव लॉजिक। इस प्रकार का डिडक्टिव लॉजिक बेतुका होता है, ये तर्क इसमें कहीं से नहीं है। एक दूसरी बात, देखिए अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति देखिए, बीच में मैंने नहीं बोला था सर, हारने पे नड्डा जी की फोटो सर, बीच में मैंने नहीं बोला था, मैंने आपको सुना है, आपको बड़ी मैंने गंभीरता से सुना है। जाते हो तो मोदी जी आ जाते हो, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सर, मोदी जी की जीत हो जाती है यहाँ पर। सर ये तो मैं बहुत गंभीरता से कहता हूँ। आप इतने प्रोफेसर आदमी हैं, इतने सर मैं तो बड़ी सम्मान के साथ आपको सुना। बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी का हाथ नहीं है? मैंने आपको सम्मान से साथ सुना है, आप मेरा भी थोड़ा सुन लीजिए। मैं तो ये बात बहुत गंभीरता से कहता हूँ दीपक जी कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 को चुनाव जीता है, 14 का जीता है, न 2019 का। ये दोनों चुनाव जैसे अकेले अपने कंधे पर कोई लेकर के यदि पूरे इस युद्ध को जीता है तो अकेले नरेंद्र मोदी ने अपने कंधे पर ये चुनाव जीता है। हाँ, जैसे भगवान राम के धनुष के साथ जो है बहुत सारे लोग भी थे, हनुमान जी भी थे, बाकी सारे थे, लेकिन जो इस पूरे विजय अभियान का जो नायक हैं वो तो नरेंद्र मोदी ही रहे हैं। इसमें कोई किसी को दो मत नहीं है, ये आपकी पार्टी भी जानती है, ये देश की पूरी जनता जानती है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, देखिए अरविंद केजरीवाल आए थे राजनीति में नए मापदंड खड़े करने के लिए, नैतिकता के नए मूल्य खड़े करने के लिए। उन्होंने कहा था कि हम एक अल्टरनेटिव विजन देंगे देश को, हम एक अल्टरनेटिव मूल्य बोध देंगे इस देश को राजनीति में। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल कहाँ खड़ा है ये देखने के लिए बनता है। कितनी बार तो अपने झूठ के लिए उन्होंने माफी मांगी, इसके अतिरिक्त
वही अरविंद केजरीवाल हैं जिसे लालू जैसे भ्रष्ट व्यक्ति के साथ जाकर के गठबंधन करने के लिए उतार हुए हैं। यही अरविंद केजरीवाल हैं जो सोनिया गांधी को कहते थे कि ईडी सीबीआई क्यों नहीं इनको बुलाती है, इनको हमें शर्म आती है कि ईडी बुलाती है और ये जाते नहीं है, इनकी घमंड देखिए। आज वही केजरीवाल जो हैं 6 समन के बाद जो है ईडी के सामने जाने से डरते हैं। कभी कहते हैं मैं विपश्यना के लिए कार्यक्रम के लिए जा रहा हूं, कभी कहते हैं मैं चुनाव यात्रा पे हूं। उनको विपश्यना के लिए समय मिल जाता है और यहां से 6 किलोमीटर दूर जो है ईडी के कार्यालय में जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो जैसे होता है ना, आप भाग रहे हैं और भाग इसलिए नहीं, भागने के कारण में एक मैसेज चला गया है दिल्ली की जनता में। शराब घोटाले में पूरी के तरह कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के अपने हाथ डूबे हैं और ये जानते हैं कि उनके गले में जो है वो जेल का फंदा जो है वो घुसने वाला है, इस डर से वो भाग रहे हैं। इसलिए नैतिकता का कम से कम वो दुहाई तो नहीं दे, वो बेहतर होगा। ठीक है, कुलदीप कुमार जी, आप इसी के संबंध से तो भाग रहे हैं ना अरविंद केजरीवाल जी, क्यों भाग रहे हैं भाई बताइए? आप तो इनसे ज्यादा पार्टी विद द डिफरेंस थे। इन्होंने सही कहा दीपक जी, बिल्कुल हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह वोट चोर पार्टी नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह वो पार्टी नहीं है कि जिसके खिलाफ महिला पहलवान धरना करें और वो अपने साथ उस सांसद को बैठा के बगल में बैठा लें। हम वो लोग नहीं है कि जिसको हम 2 दिन पहले जाके मोदी जी कहें कि अजीत पवार 70,000 का घोटालेबाज है और 2 दिन बाद पार्टी में शामिल करा लें। हम वो लोग नहीं है जो जगन भुजबल जैसे लोगों को पार्टी में शामिल करा लें और बाद में जो ईडी सीबीआई उनकी चार्जशीट ही खो दे। ये देश के सामने आज ईडी और मोदी जी के साथ साथ उनकी लोकप्रियता के साथ साथ ईडी और सीबीआई के ऊपर भी प्रश्न खड़ा हो चुका है कि आज ईडी और सीबीआई जैसी संस्था वो कैसे आदर्श घोटाले के अंदर जो अशोक चव्हाण है वो भाजपा में आते कैसे आदर्श बन जाते हैं। ये कौन सा ऐसा केमिकल यूज करते हैं, कौन सा ऐसा पाउडर यूज करते हैं भाई जिसको लगाते ही वो एकदम बहुत साफ सुथरा और सुंदर हो जाता है, हमें तो पता नहीं लगता है। ये हेमंत विश्व शर्मा जैसे लोगों को शामिल कर रखा है इन लोगों ने। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जो आज भी ईडी और सीबीआई के तमाम हथकंडों के बाद भी, मोदी जी के तमाम हथकंडों के बाद भी मजबूती के साथ चट्टान की तरह इस देश के संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। और खड़े होने की वजह है कि अगर चंडीगढ़ चुनाव के अंदर हम लोग गए, हम कोर्ट गए क्योंकि हमें पता था हम सच हैं, हम ईमानदारी के साथ हैं, हम इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया। बाद में आज भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमारा तो मतलब ही नहीं था, हमारा तो वास्ता ही नहीं था और बात ये कह रहे हैं कि मोदी जी के दम पे चुनाव जीते हैं। हाँ बिल्कुल कह रहे हो, अच्छी बात कह रहे हो, लेकिन मोदी जी के दम पे चुनाव जीतते हो तो जब हारते हो तब भी तो क्रेडिट मोदी जी को दिया करो भाई, तब क्रेडिट क्यों नहीं देते हो? दिल्ली में जब हारे तो मोदी जी की फोटो लगाए घूमते थे गली गली में, काहे को मोदी जी की फोटो हटा दी? बाद में निगम के चुनाव में मोदी जी की फोटो, गली में नाली साफ करने का चुनाव होता है वहां पे मोदी जी की फोटो लगा रखी थी और उसके बाद जब हार गए तो मोदी जी की फोटो वहां से गायब कर दी। अभी चंडीगढ़ में जीत जाते तो वहां पे क्या होता? मोदी जी की विजय, यशस्वी मोदी जी। अब हार गए तो इनका वास्ता नहीं था। अरे भाजपा वालों, अरे संघ के लोगों, समय का ध्यान रखिए कुलदीप भाई, आप भी संगीत रागी जी भी, तुम्हें कुछ अकल आए और तुम इस देश के संविधान से खिलवाड़ ना करो। ठीक है, संगीत रागी जी 90 सेकंड आप। देखिए दीपक जी, पहली बात तो मैं कह दूं कि अशोक चौहान के मुद्दे पर मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा। देखिए अरविंद केजरीवाल, आपने ठीक कहा था कि नई राजनीति की नई परिभाषा गढ़ने के लिए वो आए थे। उन्होंने कहा था कि हम जो है ईमानदार सरकार चलाएंगे, हम सारे लोग ईमानदार हैं। ईमानदार आप अपने स्वयं को नहीं सिद्ध करते हैं, दुनिया आपको ईमानदार सिद्ध करती है। आज दुनिया आपको बेईमान कर रही है, आज दुनिया आपको भ्रष्ट कर रही है, आपके मंत्रियों को रेपिस्ट कह रही है, आपके मंत्रियों को सेक्स स्कैंडल का हिस्सा बना कर रही है। एक दूसरी बात, देखिए महाभारत का युद्ध हुआ था तो एक तरफ आदर्श भगवान श्री कृष्ण हैं और एक तरफ भगवान राम है। भगवान राम भी आदर्श हैं और भगवान कृष्ण का भी एक तरीका था। महाभारत के युद्ध में आप भीष्म पितामह हो, चाहे आचार्य द्रोण हो, चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे वो कर्ण हो, सभी को मारने के लिए जो नियम था उस नियम का अतिक्रमण कर करके मारा। भगवान ने मरवाया, और ये मरवाया किस लिए? कि धर्म की स्थापना के लिए शकुनियों और दुर्योधनों का मारा जाना आवश्यक है। इस राष्ट्र में जो देशद्रोही हैं, जो इस राष्ट्र को तोड़ने की साजिश में, इस राष्ट्र में खलिस्तानियों से सहायता लेकर के पंजाब में जो चुनाव जीतने वाले हैं,
इस राष्ट्र के विरोधी और तोड़ने वाले ताकतों के साथ जो अपनी सिर्फ सत्ता के लिए है, ऐसे शकुनियों और दुर्योधनों को नाश के लिए यदि अशोक चौहान या कुछ भी किसी की भी सहायता लेनी पड़े, यदि पलटू मार जो है वो नीतीश को भी दोबारा लेना पड़े, तो नैतिक धर्म का तकाजा ये है, भारतीय राष्ट्र और सनातन की स्थापना के लिए ये जरूरी है कि इन शकुनियों का मारा जाना है, नहीं इस देश का ये पूरा का पूरा इस्लामीकरण कर देंगे, इस देश में खलिस्तानियों को सह देंगे, इस देश को तोड़ने वाले ताकतों के साथ एक खड़े जाएंगे और सिर्फ सत्ता के लिए। सब कोई जानता है कि रोहिंग्या के पक्ष में अरविंद केजरीवाल खड़ा हुए, सब कोई जानता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो यहां आकर के बसे हुए हैं उनकी सहायता करने वाला कौन है, सब कोई जानता है कि दिल्ली दंगे का साजिश करने वाला कौन था, सब कोई जानता है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के लिए किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के आम हितों को बलि चढ़ा दी है, और सिर्फ किस लिए, क्योंकि मुसलमानों का वोट खरीदा जा सके। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा क्योंकि कुलदीप जी डिबेट मैंने आपसे शुरू की थी, संगीत रागी जी बाद में बोले थे, मैंने दोनों को बराबर मौका दिया है। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। दीपक जी 10 सेकंड। नहीं दीपक जी चलिए 10 सेकंड आपके, 10 सेकंड संगीत रागी जी के, 10 सेकंड का टाइमर भाई। देशद्रोही कौन है? देशद्रोही वो हैं जो अच्छे स्कूल अस्पताल बनाते हैं, या देशद्रोही वो हैं जो पठानकोट को में ISI को बुला के जांच करवाते हैं? देशद्रोही वो हैं जो अच्छे स्कूल अस्पताल बनाते हैं, या देशद्रोही वो हैं जो जाकर यहां से नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाते हैं? देशद्रोही वो हो गया, कुलदीप कुमार जी हो गया। संगीत रागी जी आपका जवाब। देशद्रोही वो हैं जो भगवान राम के मंदिर जहां स्थापना हुई कहते थे कि वहां हॉस्पिटल बनाओ, शौचालय बनाओ, लेकिन राम मंदिर मत बनाओ। देशद्रोही वो हैं जो पठानकोट के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस पर क्वेश्चन करते थे। देशद्रोही वो हैं जो खलिस्तानियों के साथ खड़े हो जाते हैं। देशद्रोही वो हैं जो चलते एक ही बात बोलूंगा, जो अपनी राजनीतिक लड़ाई इस देश में लड़ते हैं। ठीक है, कुलदीप जी रुक जाइए। स्टूडियो में तनाव है क्योंकि देश में चुनाव है, मैं इतना ही कहूंगा, स्टूडियो में तनाव है क्योंकि देश में चुनाव है।